हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो बोलो भारत माता की जय। चलिए आइए, तो हम लोग शुरू करेंगे आज केमिस्ट्री का नया चैप्टर। हेडिंग है केमिकल काइनेटिक्स। लिख लीजिए इसको। अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर में सबसे खास बात यह है कि इजी है। कब? ऐसे नहीं है जब आप थोड़ा सा इसको तमीज से पढ़ लेते हैं, मतलब उसको समझ लेते हैं और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाकी स्कोरिंग चैप्टर है, इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं मिलकर के। हेडिंग डालिए केमिकल काइनेटिक्स। चलिए, क्या चीज है केमिकल काइनेटिक्स? केमिकल का मतलब केमिकल है ना, सब्सटेंस। काइनेटिक्स का मतलब फिजिक्स से निकल के आता है मोशन से रिलेटेड, यानी कि स्पीड से रिलेटेड। केमिकल का मतलब यहां निकाल सकते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हो गया कि हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन की स्पीड की बात करेंगे। तो फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट का मतलब विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यहां पे भी हम केमिकल रिएक्शन की स्पीड यानी कि उसके मोशन की बात करते हैं कि वो किस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो ना हमने कई चीजें पढ़ी। वी हैव स्टडीड सो मेनी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। फॉर एग्जांपल वी हैव स्टडीड thermodynamics. What thermodynamics tell you about? Thermodynamics tell you about either the reaction will be feasible or not. Means if delta G is negative for a reaction, it means the reaction will be feasible itself. The reaction will be spontaneous. You can obtain the reaction, right? और आपने पढ़ा chemical equilibrium. What does chemical equilibrium tell you about? Chemical equilibrium tell you about the extent to which the reaction proceed. वो रिएक्शन किस हद तक आगे जाती है और उसके बाद में इक्विलिब्रियम आ जाता है। और इक्विलिब्रियम में हम कहते हैं कि रिएक्शन थम सी गई है, थमती नहीं है ना। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हम आगे पढ़ेंगे मेटलर्जी। मेटलर्जी टॉक्स अबाउट द हाउ टू एक्सट्रैक्ट द मेटल इन द प्योर फॉर्म। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। बट यहां पर कहीं पर भी हमने यहां ये बात नहीं करी कि रिएक्शन किस स्पीड से होती है। कि ठीक है, कोई रिएक्शन कराई, ए ने बी से रिएक्शन करी, ये प्रोडक्ट बनाता है, कितना टाइम लगेगा भाई? जल्दी हो जाएगी, स्लो होगी? वो सारी चीजें हमने पढ़ी है केमिकल काइनेटिक्स में। तो राइट डाउन, द केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन, इट्स मैकेनिज्म and the factors affecting the rate of chemical reaction, right? ये चीज होती है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। अब इसके आगे की बात करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, यानी कि रिएक्शन की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो हो ये भी जाता है कि कुछ रिएक्शन बहुत स्लो होती हैं, कुछ इंस्टेंटेनियसली हो जाती है। 10⁻13 10⁻14 सेकंड में यूं करके आपको पता ही नहीं पड़ेगा। जैसे आयनिक रिएक्शन से, आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, एकदम से हो जाएंगे, आप उनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते। ये होती है हमारे पास फास्ट रिएक्शन। कुछ होती है स्लो रिएक्शन जो बहुत टाइम लेती है, कुछ मतलब घंटों से, कुछ महीनों से, कुछ सालों में होती है कंप्लीट। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी बहुत स्लो रिएक्शन, टाइम लग जाता है। तो कोरोजन भी अपने आप में स्लो रिएक्शन है। और कुछ रिएक्शन होती हैं जो नॉर्मल स्पीड में हो जाती है, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो यानी कि हर एक रिएक्शन अपने अपने हिसाब से होती है। कुछ जल्दी हो जाएगी, कुछ स्लो, कुछ फास्ट, तो वो सब होता है। आइए, जस्ट सपोज कीजिए एक रिएक्शन है आपके पास R से P। मैंने माना इनिशियल रिएक्टेंट है 10, इसको मैंने मान लिया 0.5 का, कुछ भी मान लेता हूं। इनिशियली मैंने इसको मान लिया 10, एट t इक्वल टू 0, ये 10 था, 10 मोल, और ये 0 मान लीजिए। फिर आपने देखा ये 9 हो गया, ये थोड़ा सा बढ़ गया, 0.5 हो गया, ये 8 हो गया, ये हो सकता है 1 हो गया हो, ये 7 हो गया, मैंने माना 2 हो गया हो, मैंने माना ये 6 हो गया, और ये हो गया 4, मैंने बोला ये 6 की जगह 5.5 आ गया। ठीक है, मैंने माना ये भी कितना हो गया, 5.5 हो गया। फिर ये और हुआ, ये हो गया हमारे पास 4, और इसको देखा तो ये हो गया मेरे पास 6। तो उसके बाद मैंने देखा तो ये 4 है, ये 6 है, 4 है, 6 है।
अब ये समझिए कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। आइए अब मैं इसका कर्व खींचू टाइम के साथ में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर मैंने रिएक्टेंट को 10 मान लिया, धीरे 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 कम होकर के ये कांस्टेंट हो गई 4 पर जाकर के, ये 10 मान लिया, स्टार्टिंग में ये 0 था तो ये बढ़ गया, बढ़ते 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 ऐसा हो गया। अब ये समझिए कि ये कौन सा पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जब दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ गई, कंसंट्रेशन इज इक्वल, और ये वो पॉइंट है, या थोड़ा सा और आगे कर देता हूं मैं इसको, ये पॉइंट मान लीजिए, यहां देखेंगे तो कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, रिएक्टेंट 4 पर है, प्रोडक्ट 6 पर है, जस्ट सपोज। इसके बाद यही है, यानी कि ये पॉइंट क्या है, इक्विलिब्रियम का, तो हम कह सकते हैं यहां पर इक्विलिब्रियम हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। समझ लो, तो कई बार लोगों के दिमाग में यह आता है कि ये पॉइंट इक्विलिब्रियम का है, नहीं, ये वो पॉइंट है जहां कंसंट्रेशन बराबर है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम ही हो, ठीक है। तो ये कर्व हो गया मेरे पास रिएक्टेंट का, और ये कर्व हो गया मेरे पास प्रोडक्ट का। इक्विलिब्रियम तब एस्टैब्लिश होता है जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ में चेंज नहीं होती है, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन थम सी गई है, थमती नहीं है ना। जिस स्पीड से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, उसी स्पीड से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट हमारा किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में। सपोज कीजिए t = 0 पर हमारे पास इसकी कंसंट्रेशन R है और ये 0 है। मैंने किसी टाइम पे बात करी, t1 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन हो गई R1, इसकी कंसंट्रेशन हो गई P1। फिर मैं थोड़ा और टाइम के बाद देखा, इसकी कंसंट्रेशन हो गई R2 और इसकी कंसंट्रेशन हो गई P2। अब मुझे देखना है कि रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है। अब रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की टर्म में बात कर सकते हो कि रिएक्टेंट तो कम हो रहा है, सपोज करो ये 10 था, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, तो रिएक्टेंट तो कम होगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ेगा, हो सकता है ये 2 हो जाए, ये 8 हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस रेट से रिएक्टेंट कम हो रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, या जिस रेट से प्रोडक्ट बढ़ रहा है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन है। यानी कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब ये कैसे लिखते हैं। अब सपोज कीजिए कि हम रिएक्टेंट की टर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम लिख देंगे चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन, तो हम लिख देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखेंगे यहां पर, चेंज, इसको मैं बाद में लिखता हूं, इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम इंटरवल। ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। किसको कैसे लिखें, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि R2 माइनस R1 और इसमें जितना टाइम इंटरवल लग रहा है यानी कि T2 माइनस T1। क्लियर। अब देखने वाली बात यह है कि बेटा R2 तो छोटा है, R1 क्या है, बड़ा, यानी कि ये वाली जो जगह है यहां पर ये नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि आप 8 माइनस 9 करेंगे तो नेगेटिव आने वाला है। बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैं इसको यहां पर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यानी कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी लिखूंगा, लेकिन यहां क्या लगा दूंगा, माइनस। ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। इसको लिख लीजिए पहले, चलिए, ओके। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि इसमें भी कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल, सिंपल। अब देखना यह है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का क्या मतलब है, यानी कि P2
-P1 और टाइम इंटरवल दैट इज T2 माइनस T1। अब मुझे बताइए P2 माइनस P1 नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, यानी कि हम इसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कह देंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये दो तरीके हैं हमारे पास रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन लिखने के। अब आप इसको लिख लीजिए स्क्रीन को पॉज करके, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं आगे की। तो हमें इतना तो पता लग गया, रेट ऑफ रिएक्शन अगर रिएक्टेंट की टर्म में लिखना चाह रहे हो तो डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी करोगे, लेकिन अगर प्रोडक्ट की टर्म में लिखना चाह रहे हो तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम करोगे। क्लियर? इसको बेसिकली हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि टाइम इंटरवल बड़ा है। लेकिन अगर मैं किसी मोमेंट पे निकालना चाहूं, इंस्टेंटेनियसली निकालना चाहूं, यानी मुझे अभी बताओ क्या रेट है, ऐसे अगर मुझे निकालना हो तो मुझे टाइम इंटरवल कम करना पड़ेगा। तो आगे लिख लीजिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हम लोग फिजिक्स में करते थे कि इफ लिमिट डेल्टा टी इज ट्रेंडिंग टू 0, अगर मैं इस वाले में डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकता हूं dR/dt, ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। और दूसरा मैं प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहूं तो वहां भी लगा दूंगा इफ लिमिट डेल्टा टी इज ट्रेंडिंग टू 0, किस वाले में? इस वाले में। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज dP/dt। तो ये हो गई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब डेफिनेशन में क्या आओगे? द रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। टाइम ही तो कम करना है, टाइम बड़ा है तो एवरेज, टाइम छोटा है तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। चलिए अब यहां पर एक चीज और समझनी है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की बात अगर आप कर रहे हो और आप इस कर्व की बात करो, देखिए ठीक है, ये प्रोडक्ट का कर्व और ये रिएक्टेंट का कर्व। अब आपको पता है dR/dt बेसिकली आपके पास स्लोप बताता है और ये भी आपके पास स्लोप बताएगा। यानी कि अगर आप कर्व से ये पता करना चाहते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है तो रिएक्टेंट वाले कर्व पर आप स्लोप निकाल दीजिए। तो रिएक्टेंट वाला कर्व है तो इस पे आप किसी भी पॉइंट पे पता करना है तो इस पे आप टेंजेंट खींच दीजिए। तो ये टेंजेंट का जो स्लोप है वो कैसा आएगा? नेगेटिव, है ना। dR/dt की वैल्यू क्या आने वाली है? नेगेटिव, तो उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये टेंजेंट जो है ये आपको बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। अब इसकी कैलकुलेशन आप कर ही सकते हैं ऐसे करके, छोटा सा लेकर के इस पे थीटा मान करके, वो सब फिजिक्स का पार्ट है, वहां हम नहीं जाएंगे। और अगर मैं प्रोडक्ट पे खींचना चाहूं, अब मुझे इस मूवमेंट पे चाहिए तो यहां पे मैं टेंजेंट खींच दूंगा और कह दूंगा कि इस टेंजेंट का जो स्लोप निकलेगा tan थीटा जो निकलेगा, स्लोप का मतलब tan थीटा। तो ये जो होगा ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा और ये कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो देखिए पॉजिटिव आ भी रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अगर कर्व से निकालना है तो आप जिस पॉइंट पर अगर आपको निकालना है उस पॉइंट पर एक टेंजेंट खींच दीजिए एंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट शोज द रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, एक बार बहुत ध्यान से समझना है इसको, ठीक है बेटा। मैं ऐसे एक आर्बिट्रेरी एग्जांपल लेता हूं कि सपोज कीजिए कोई रिएक्शन है 2A 1/3B और ये C का बनाता है C 2D और प्लस 1/4E। हर तरह की मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली। आपसे बोलता है कि ये आपकी रिएक्शन है और ये आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है और मैं आपसे बोलूं कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि A तो कम होगा, ऑफ A, इसको कैसे लिखेंगे? मुझे पता है रिएक्टेंट है तो इसको मैं लिखूंगा माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन टाइम इंटरवल। ये क्या है? ये है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A। कि सर ये रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं। तो सर अभी तो आपने बताया, मैं भी बात करूंगा उस टॉपिक पे, ठीक है। मैं भी उस टॉपिक पे बात करूंगा, ओके, ठीक है।
मैं भी उस टॉपिक पे बात करूंगा। अभी तो बस समझ लीजिए कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बताएंगे ना, तो रुक जाए यार, है कि नहीं। अगर मैं बोलूं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी बताओ, तो कैसे लिखेंगे? माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है कि ए और बी डिसअपियर होगा, सी डी ई अपीयर होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं, थर्ड को मैं यहां पे लिख देता हूं, इधर से लिख देता हूं, थर्ड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो इसको हम लिख देंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ठीक है, चलो साहब ये भी। और चौथा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, तो इसको कैसे लिखेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी। फिफ्थ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ई लिख दो, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी। ये बात भी समझना, एक बार जो बच्चे गलती करते हैं, ये पूरी की पूरी चीज रेट ऑफ डिसअपियरेंस है माइनस के साथ में। ठीक है, याद रखना इस बात को, क्योंकि न्यूमेरिकल में यही गलती होगी। अब मैं बात करता हूं कि सर रेट ऑफ रिएक्शन बताओ ना, इसके लिए कंफ्यूज मत होना बेटा। मुझे बताइए कि मैंने क्या कहा था। मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन में कहा था कि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है उसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अगर आप सी की बात करो, सी का रेट ऑफ रिएक्शन मुझे लिखना है इन टर्म्स ऑफ सी। सी की टर्म में मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, क्लियर? ये मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा नहीं है कि 2 मोल ए के 1/3 मोल बी से रिएक्शन करके 1 मोल सी का बनाते हैं? सही तो बात है। तो क्या मैं इसको रेट ऑफ रिएक्शन कह दूं कि इसके 2 मोल रिएक्शन कर जाए? मुझे जब मैं इसका कह रहा हूं कि इसका 1 मोल किस रेट से बन रहा है, वही तो रेट ऑफ रिएक्शन है, तो इसका भी मैं 1 मोल लूंगा। अगर मैं ये इन टर्म्स ऑफ ए निकालना चाहूं कि ये रेट ऑफ रिएक्शन है, कि ठीक है, ये रेट ऑफ अपीयरेंस भी है कि हां, कि डी के लिए बताओ कि क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है? नहीं, ये क्या बता रहा है कि एक किस रेट से कम हो रहा है। ए के 2 मोल कम होंगे, मुझे क्या निकालना है? 1 मोल। अगर 2 मोल के लिए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी है, तो 1 मोल के लिए कितना आएगा? 1/2। ये देखिए, ये है मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन माइनस लगाकर इन टर्म्स ऑफ ए। 1 मोल के लिए निकलता है रेट ऑफ रिएक्शन, 1 मोल के लिए निकलता है। जैसे सी के 1 मोल के लिए निकाली डेल्टा सी बाय डेल्टा टी, ए के 2 मोल के लिए निकलेगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, तो 1 मोल के लिए कितना निकलेगा? -1/2। और आगे बात करते हैं बी के लिए, निकालो। इन टर्म्स ऑफ बी 1/3 मोल के लिए माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, तो 1 मोल के लिए कितना होगा? ठीक है, 1/3 के लिए इतना, तो 3 के लिए इतना। कि डी के लिए निकालो, डी के 1 मोल के लिए आता है डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा डी बाई डेल्टा डी, तो डी के लिए निकालो। तो डी के लिए, डी के 2 मोल के लिए क्या आएगा? डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटरवल, तो 2 के लिए इतना है, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1/2। 4 ई, ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ई अपॉन। ठीक है, पहले ये चीजें लिख लो, मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं और ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले हट जाता हूं मैं, लिख लीजिए। अब समझिए मैंने क्या पढ़ाया है, एक बार फिर से समझ लीजिए बेटा। अगर मैं लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसमें स्टेशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का फर्क है। ए के रूप में लगाऊंगा तो यह आ जाएगा -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। बी के रूप में लगाऊंगा, ये पहले 1/3 है, तो यह आ जाएगा -3 टाइम्स ऑफ बी। सी के लिए लगाऊंगा तो ये तो ऐसा ही आ जाएगा
2 के लिए लगाऊंगा तो 1/2, इसके लिए लगाऊंगा तो 4, 1/4 नीचे आ जाएगा ना, तो 4। मतलब जो स्टेचोमेट्रिक लिखा है वो डिवाइड करना है ना, इसको 2 से डिवाइड करना है, इसको 1/3 से डिवाइड करना है। तो 1/3 से डिवाइड करूंगा तो 3 ऊपर आ जाएगा, इस तरह से। ये क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, ये है रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ बी। किस तरह ये सब बराबर आएगी? यस, ये सब बराबर होंगे। ये है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपली पूछ लूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए, किसका? ए का बताइए, बी का बताइए, तो मैं ये स्टेचोमेट्री का काम नहीं होगा, कुछ भी सिंपल लिख दूंगा ये, ठीक है। और मैं सी के हिसाब से निकालूंगा। तो इन दोनों में अंतर समझ लीजिए, ये है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये है रेट ऑफ अपीयरेंस। इसमें स्टेचोमेट्री का कोई काम नहीं है। लेकिन जब आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड हो जाता है। ये बात आप दिमाग में समझ लीजिए। अब एक बार छोटा सा काम और कर लीजिए, लिख लीजिए नोट करके, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ध्यान में समझ करते हैं, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। देखो रेट क्या है? रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन है ना, यानी कि फॉर मोल पर लीटर कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, यानी कि मोल, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन अगर ये रिएक्शन गैसियस हो जाए तो हमें पता है मोल पर लीटर के हम क्या यूज करते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम लिख देंगे एटीएम पर सेकेंड, यानी कि एटीएम सेकंड इनवर्स। तो ये है हमारे पास फॉर लिक्विड रिएक्शंस और फॉर गैसियस रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इसको हटा देता हूं मैं, 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, है ना। कई चीजें 2 बार 3 बार में समझ में आ जाएगी। इतना आसान नहीं है कि आपने एक बार समझे और समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस करोगे तब आती है, कई चीजें क्लियर होते होते ही होती है चीजें। और मूवी भी तो है ना, मूवी भी तो ऐसा थोड़ा समझ में आ जाए, एक बार देखिए आ गई नहीं, मूवी आगे तक देखनी पड़ती है तब समझ में आता है कि हाँ भाई शाहरुख खान क्यों भाग रहा था, है ना। क्वेश्चन लिखिए सर, above reaction accomplished in a closed vessel। closed vessel का मतलब होता है बेटा वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। above reaction accomplished in a closed vessel, comma, if concentration of NO2 is if concentration of NO2 is increased by 1.6 into 10 raised to the power minus 2, minus 2 m molar, in 4 seconds, 4 सेकंड में इसकी कंसंट्रेशन कितने से बढ़ जाती है। देन फाइंड नंबर 1 रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, नेक्स्ट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन। स्क्रीन को पॉज कीजिए और लिखना करना शुरू कीजिए।
अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पहले आप ये देखिए कि गिवन क्या है। गिवन है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2, है ना, यानी कि डेल्टा NO2 बाई डेल्टा टी। ये दे रखा है आपको 1.6 10⁻² बाई 4, यानी कि 0.4 10⁻²। अब आपको कुछ भी निकालना है, उसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन का सहारा लेना पड़ेगा। पहले में मुझसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, तो मैं इसको और इसको दोनों को इक्वेट करता हूं। इक्वेट कैसे कर पाऊंगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं पहले लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो N2O5 के टर्म में क्या लिखूंगा? और O2 की टर्म में क्या लिखूंगा? यही ना। अब आप बताइए चाहिए क्या आपको? मुझे चाहिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, यानी कि मुझे सिर्फ ये चाहिए। तो ये 2 उधर चला जाएगा और ये पूरी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दी हुई है, ये देखिए, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 0.2 10⁻² मोल पर लीटर पर सेकेंड। दैट इज योर आंसर नंबर 1, ठीक है। तो अब मैं ऑक्सीजन का निकाल देता हूं, ठीक है। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन के लिए निकालना है तो मैं ऑक्सीजन और NO2 को इक्वेट करूंगा। अभी मुझे N2O5 निकालना था तो मैंने N2O5 और NO2 को इक्वेट करा। अब मुझे ऑक्सीजन निकालना है तो ऑक्सीजन और NO2 को इक्वेट करूंगा। तो मैं फिर से इसको लिखता हूं रेट ऑफ रिएक्शन की टर्म में, कि ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ये रहेगी और इसकी में, और ये पूरी वैल्यू मेरे को ऑलरेडी दी हुई है। तो ये हो गया हमारे पास 0.1 10⁻²। और हमें क्या निकालना है? रेट ऑफ अपीयरेंस। और ऑक्सीजन के लिए रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही है, और यही आपके पास हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए। तो तीसरे में क्या बोला है कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालिए, तो हम लिख देंगे थर्ड वाला रेट ऑफ रिएक्शन, तो वही है जो ये निकाला 0.1 10⁻²। ठीक है, चलिए, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन, इस वीडियो को रिवाइज करके वापस देखिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आप कोशिश करना आ जाए। देखो होगा क्या, हमारे पास कोई भी रिएक्शन देगा, ठीक है, सी के बारे में कुछ बता देगा, फिर मुझसे पूछेगा ए बताओ, तो ए और सी को इक्वेट करना। मेरे से बोलता है बी बताओ बी और सी को, डी बताओ डी और सी को, इनको इक्वेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। इस बार रिएक्शन दी हुई है हमें 4NH3 प्लस 5O2 4NO प्लस 6H2। ठीक है, लिखिए। इन अबोव रिएक्शन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, NO को क्या बोलते हैं? नाइट्रिक ऑक्साइड। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO is 3.6 into 10 raised to the power -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। चल, कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, दो चीजें आपसे पूछी है। पहला रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, दूसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर, और तीसरा एक मेरी तरफ से निकाल दीजिए रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए, तो तीन चीजें होंगी। पहले आप स्क्रीन को पॉज करके अपने आप कीजिए। आइए, पहले मैं देखता हूं गिवन क्या है। करने का प्रोसेस सेम है कि मेरे से बोला है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, यानी कि मुझे ये दे रखा है, इस चीज की वैल्यू दे रखी है मुझे 3.6 10⁻²। अब हम बात करते हैं क्या क्या पूछा है। मुझसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो मैं NH3 और NO को इक्वेट कर दूंगा। इक्वेट करने के लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा? रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये लिख दूंगा 1/4 माइनस
change in concentration of NH3 upon delta T will be equal to 1/4 NO upon delta T। आपको दिया क्या है, मुझे बेटा इतनी चीज दी हुई है, ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूं 1/4 और ये दिया है मेरे पास 3.6 10 की पावर -3, 0.9 10 की पावर -3। अब आपसे पूछा क्या है, क्या आपसे ये पूछा है कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ अभी NH3 के लिए, NH3 के लिए मुझसे पूछा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस होगा माइनस ये इतनी चीज मेरे से पूछी है, तो ये 4 का क्या काम, 4 को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा -0 NH3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से, तो ये आ जाएगा 3.6 10 की पावर -3, दैट इज योर आंसर। मुझसे पूछा है रेट ऑफ फॉर्मेशन, अगला क्या, आइए अगला मुझसे क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो मैं फिर से इन दोनों को इक्वेट करता हूं, देखिए वाटर और इसको इक्वेट करने के लिए मैं लिखूंगा रेट ऑफ रिएक्शन 1/6 चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर अपॉन टाइम, ठीक है, और ये पूरी वैल्यू मुझे दे रखी है 1/4 3.6 इंटू 10 की पावर -3, और मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे ये है, तो 6 का क्या काम, 6 को उधर ले जा, इंटू 6, ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, तो ये तो ये सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा 5.4 10 की पावर -3 मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। मुझसे पूछते कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, अब मुझसे पूछते कि रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो रेट ऑफ रिएक्शन में किसी भी टर्म में बता दूं, मैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या यही ना, निकाल दीजिए इसको, क्या हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन किसी से भी निकाला जा सकता है, इवन आप एनओ से भी निकाल सकते हो, एनओ से निकालू, आप लिख देना 1/4 एनओ डेल्टा टी, ये पूरा दिया हुआ है आपको, डिवाइडेड बाय 4, खत्म। चलिए अगला हेडिंग डालिए, लिखिए रेट लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो हमने पढ़ा रेट ऑफ ए रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का क्या रिलेशन है, आगे हमें पढ़ना है रेट लॉ। पहली लाइन लिखिए कि रेट लॉ कैन नॉट बी रिटन just looking at the reaction only, it can be written on the basis of experimental data, clear? okay, कॉपी के टॉप पर लिखिए, रेट लॉ को सिर्फ रिएक्शन देख के ही नहीं लिखा जा सकता, ये तो प्रैक्टिकल डेटा के हिसाब से ही लिखा जाएगा, लिखो इस बात, ऐसा नहीं है कि रिएक्शन देखी और रेट लॉ लिख दिया ना, आपको प्रैक्टिकल डेटा चाहिए तभी आप रेट लॉ लिख पाओगे, ये चीज दिमाग में ध्यान रखना। अब देखते हैं रेट लॉ होता क्या है, लिख लीजिए रेट लॉ की डेफिनेशन, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, रेट लॉ क्या है, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, लिखिए द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच डिनोट्स एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व, विच डिनोट्स experimentally observed rate of reaction, experimentally observed rate of reaction in terms of the concentration, in terms of the concentration of the reacting species, इसे प्रोडक्ट नहीं लिखते, in terms of the reacting species, समझिए। मैं अब देखिए आपके पास एक रिएक्शन है A B
सी और डी बनाते हैं, ए के ए मोल, बी के बी मोल। आपसे बोलता है रेट लो लिखें, रेट लो लिखेंगे हम R इक्वल्स टू के ए की पावर x, b की पावर y। Here x and y can be calculated experimentally। ये आपका रेट लो है। बात सुन आई? अब देखिए एग्जाम्पल में अगर आपसे बात करूं कि मेरे पास एक रिएक्शन है कि 2a प्लस 3b c प्लस d, इसके लिए आप रेट लॉ लिखिए। तो आप लिखेंगे R इक्वल्स टू के ए बी और इसकी पावर x और y, और x एंड y कैन बी कैलकुलेटेड एज एक्सपेरिमेंटली। कि सर ये क्या है बेटा? इस तरह से जो आप लिखते थे इसको हम बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन। ये आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। रेट लॉ में x दो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, याद रखना इस चीज को। हियर x में और मे नॉट बी 2, हियर y में and may not be 3। कि हमें कैसे पता लगेगा? यही तो हमें एक्सपेरिमेंट के पता करना है। तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन, ये होता है रेट लॉ, और इसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। ठीक है, आगे लिखिए, हेडिंग डालिए रेट कांस्टेंट, हेडिंग डालिए रेट कांस्टेंट। इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर इसको और आगे बढ़ाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी फॉर्म c प्लस डी। हम कहते हैं रेट लॉ में हमने लिखा कि सर आपने कैसे लिखा? मैंने प्रैक्टिकल डेटा के बेस पर रेट लॉ लिखा और इसका रेट लॉ आया है a और b। और मैं कह दूं इफ कंसंट्रेशन ऑफ a एंड कंसंट्रेशन ऑफ b इज 1 मोल पर लीटर, तो R इज इक्वल टू क्या हो गया? के। यही है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। ठीक है, देख लीजिए रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B इज 1 मोल पर लीटर। ठीक है, और लिख सकते हो के डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं। रेट लॉ पे आता हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। 2NO2 प्लस F2 गिव्स NO2F। ठीक है, मेरे से बोले कि इसका लॉ ऑफ मास एक्शन लिखो, तो मैं लिख दूंगा रेट ऑफ रिएक्शन NO2 का स्क्वायर और F2। मेरे से बोलता है कि इसका रेट लॉ लिखो, इसका रेट लॉ निकल करके आता है R इक्वल्स टू के NO2 और F2। ये मैंने प्रैक्टिकली निकाला हुआ है। अब देखिए डिफरेंस, देखिए लॉ ऑफ मास एक्शन में स्टेचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम पावर में लिख देते हैं, जबकि रेट लॉ में यहां पर 2 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ये डिटरमाइन होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, इसके आगे हमें पढ़ना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, ठीक है, टेक केयर। और केमिकल काइनेटिक्स में जितना मैंने करा दिया है उतना पढ़ करके ये क्वेश्चंस कर लीजिए, सॉल्व एग्जांपल होंगे एक आधे। ठीक है, चलिए टेक केयर।